हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के थ्योरी का पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। इसके लिए हम लोग ने कुछ इमेजेस का यूज किया है। तो उन इमेजेस के लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज इमेजेस। If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitka.ac.in and we shall remove the images. स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में, इनर्शिया, लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। इसके बाद की जो चीजें हैं उसको हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और फिर जाकर हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस से। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझना है। देखिए यहाँ पर कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं बताने वाला। यहाँ पर एज अ क्रैश कोर्स आपको बताऊंगा मैं। एक छोटे से ड्यूरेशन पे हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि ये होता है। थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे होता है और कैसे हमें यूज करना है ये सारी चीजें। बट कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब डेरिवेशन वगैरह वाला जो पार्ट है उसको छोड़ दिया जाएगा कि उस कैसे निकल कर आ रही हैं चीजें। यानी कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ये है तो ये है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है तो ये है, उसका स्टेटमेंट ये है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है वो ये है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है। इस तरीके से चीजें बताएंगे। तो अगर हम लोग फोर्सेस की बात करें कि किस किस तरीके के फोर्स होते हैं हमारे, तो वो दो तरीके के होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बात आती है कि फोर्स आखिर क्या होता है हमारा। कोई भी पुश या फिर पुल, जो भी एक बॉडी एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो कहलाता है फोर्स। पुश करो ये चाहे पुल करो, मतलब पुल करो चाहे पुश करो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इस पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मौजूद होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी, इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है कि ऐसे फोर्सेस जिनको कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरे फोर्सेस जिनको कि हम बोल सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो वो फोर्स जो किसी दो बॉडी के आपस में कनेक्ट होने के बाद ही एक्ट करते हैं, जैसे कि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन। अब ये क्या होते हैं इसको हम आगे रिवाइज कराएंगे। फिर आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अ, इस तरीके के जैसे दूसरे भी फोर्स होते हैं हमारे, जैसे न्यूक्लियर फोर्स वगैरह भी होता है। तो वहां पर भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, या वीक न्यूक्लियर फोर्स है उस पर भी हमें जरूरत नहीं होती है एक कांटेक्ट की। बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि दो बॉडीज हैं, उनके बीच में कुछ सेपरेशन हो तो उन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इधर रखा है, अब उनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी एक तरीके के नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। या दो सेम नेचर के चार्ज ऐसे रखे हुए हैं तो ये चार्ज दूसरे चार्ज को रिपल करेगा, तो वो भी हमारा एक इस तरीके का फोर्स है जिसपे एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं है चीजें, बट फिर भी फोर्स वहां पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं इनर्सिया, कि इनर्सिया क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिस जिसपे कि वो क्या करता है, रजिस्ट करता है किसी भी तरीके के अपने स्टेट में चेंज को। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट पाथ, तो वो उसी पाथ में ही मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्सिया। तो ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन in a qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. ये उनकी टेंडेंसी होती है, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट की। अब आता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां पर देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। यानी कि
It states that a body continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force and change the state. This is also called law of inertia. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो रखा हुआ है, तो वो रखा ही रहेगा, वो अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा उसका स्टेट, अनलेस कोई बाहर से उस पर फोर्स लगाया जाए। यानी कि एक तरीके से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को डिफाइन कर रहा है कि आखिर ये फोर्स क्या है, कहां पर हम बोलेंगे कि ये फोर्स है। ओके, ये चीज। फिर जैसे कि अभी हमने बात करी कि इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जो कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम को समझते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम की हेल्प से हम लोग जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि जो इस पे मेन है आपका वो ये है कि P इज इक्वल टू mv। P से हमारा डिस्क्राइब होता है मोमेंटम, लिखा जाता है, डिनोट होता है, P से डिनोट होता है मोमेंटम, और ये डिफाइन होता है mv। इसको हम मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके से, अगर इसको फिजिकली सोचें कि ये क्या है, तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि किसी बॉडी में मोशन का अमाउंट, यानी कि इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसके बारे में इमेजिन करना पड़ेगा कि एक कोई बॉडी है अगर, और वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वो मूव कर रही है, कितना ज्यादा मूव कर रही है, क्या मास है उसका, यानी कि वेलोसिटी और मास दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनती है उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। और वो एक तरीके से अमाउंट होता है किसी बॉडी में मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास की हो जाती है केजी और वेलोसिटी की हो जाती है मीटर पर सेकेंड। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ml_t-1। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना, वो ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स जो कि उस डायरेक्शन पर लगता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। और ये उस डायरेक्शन पर होता है, ये चेंज जिस डायरेक्शन पर फोर्स एक्ट होता है। तो ये है हमारा एक्चुअल में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी को जब हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, सॉरी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जब इसको हटाते हैं तो इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है हमारा तो इक्वल और एक कांस्टेंट आ जाता है, और एसआई यूनिट्स पर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है एसआई यूनिट्स पर, इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो ये बन जाता है फिर हमारा एसआई यूनिट्स पर कि F इज इक्वल टू dp/dt। यानी कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारे जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग चूज करते हैं उस पर, और एसआई यूनिट्स हम लोग लेकर चलते हैं हर जगह आज के समय पे। तो जो के की वैल्यू हम लोग लेते हैं वो 1 लेते हैं। ठीक है, अब इस dp/dt को हम लोग अगर लिखें तो देखिए, p को अभी हम लोग ने डिफाइन किया है, वो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। p को अभी हम लोग ने डिफाइन किया है, वो कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। तो dp/dt इज इक्वल टू d/dt और इंटू mv। अब इसको हम लोग अगर मानकर चलें कि जो ये हमारा मास है वो कांस्टेंट है, वरना इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर ये मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारा मास मास कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा dm/dt और इंटू v हो जाएगा ये, प्लस m इंटू dv/dt, ये बन जाता है। इसको ये पूरा जो होता है ना, ये बन जाता है ये। अब इसमें क्योंकि मास कांस्टेंट हम लोग के सिचुएशन पर होता है, ज्यादातर जो सिचुएशंस होती है उसमें मास कांस्टेंट होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाता है, वरना ये पूरा एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं। तो अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि ज्यादातर सिचुएशन पर जो जहां पर मास कांस्टेंट है उस जगह पर, क्योंकि मास कांस्टेंट होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, mdv/dt। और mdv/dt को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये dv/dt लिखा है, dv/dt हो जाएगा एक्सेलरेशन।
इसी कारण से यहां पर जो था कि mv को जब हम लोग ने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसको ma के बराबर लिख दिया, क्योंकि वहां पर मान रहे हैं कि m क्या है हमारा, कांस्टेंट है। बट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पर मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो जब उस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमें क्या इसको मानना होगा, हमें यहीं से इसी डिफिनीशन से ही आगे बढ़ना होगा कि d बाई डी टी इंटू एम वी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और जब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी यहां पर, तब हम फिर ये जो वेरिएबल मास है उसकी वजह से जो फोर्स में कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग इंक्लूड कर पाएंगे। यानी कि अगर ये मान लेकर हम लोग चलते हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है F इज इक्वल टू एम ए। अगर ये हम मानकर चलें कि जो मास है वो हमारा कांस्टेंट है, वरना इस तरीके से हमें निकालना पड़ता है चीजों को। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट्स पर न्यूटन होती है और सीजीएस सिस्टम पर डाइन होती है। ओके, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। और ये एसआई यूनिट्स पर है और ये सीजीएस सिस्टम पर है। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो हमें जरूरत पड़ती नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा उसको नहीं बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आता है इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज ऑल इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टकराता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर आकर दूसरा ऑब्जेक्ट टकरा रहा है, या ऐसे आकर ये टकरा रहा है, तो जब ये आकर टकरा रहा है तो इसने इसके मोमेंटम में कितना चेंज किया, वही कहेंगे कि इस इम्पैक्ट के दौरान उतना इम्पल्स था। मोमेंट चेंज इन मोमेंटम जो होता है, यानी कि इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा हमारा इम्पल्स इम्पार्टेड, कि इस पे इम्पल्स इतना आया है। और जब इसको भी हम लोग देखेंगे तो क्योंकि इसका पहले मोमेंटम ज्यादा था, फिर मोमेंटम कम हो गया, क्योंकि इसने अपना जो मोमेंटम था वो ट्रांसफर कर दिया इधर से उधर, यानी कि इस पे इम्पल्स जो आया वो कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इसका भी हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ही हम लोग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ये कि अगर हमें मोमेंटम पता हो तो डायरेक्ट निकल कर आएगा। बेसिकली इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ही हमारा डिफाइन होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी हो जहां पर कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, उसमें मूवमेंट भी था और उस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स भी एक्ट हो रहा था, तो हम लोग वहां से निकालते हैं एवरेज फोर्स और कितने समय तक वो लगा, यानी कि टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमारा निकल कर आ जाता है इम्पल्स। अब क्योंकि अगर आप देखें जो फोर्स होता है वो हमारा डीपी बाई डी टी होता है, यानी कि एक तरीके से चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम ही होता है। तो चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम को हमने जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा, अगर इसको डायमेंशंस के टर्म्स पर देखें तो ये बचेगा सिर्फ हमारा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसी वजह से इस तरीके से भी ये डिफाइन होता है। तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम ही डिफाइन होता है और इसके बाद ये चीज निकल कर आती है। इसमें आगे चलते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अब क्या चीज है, देखिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा कि फोर्स क्या होता है या फोर्स को कहां पर हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने जाना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जब हम फोर्स को लगाएंगे तो चेंज कितना आएगा, ये पता चल रहा है ना, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उस फोर्स को क्वांटिफाई कर देता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी में फोर्स कैसे अप्लाई कर पाएगी। बात समझ पे आई, ये ऐसे होता है। क्लियर, तो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि F12 बराबर माइनस F21। अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है और वो दूसरे से किसी से जाकर टकरा रही है, तो जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये बॉडी इस पे भी लगाएगी, यही हमारा होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या समझते हैं कि दोनों ही जो फोर्स लग रहे हैं, यानी कि जो हमने लगाया और जो वापस लग रहा है, वो एक ही बॉडी में लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसे सोचिए, आपने अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को प्रेस किया,
तो उसी समय पर लेफ्ट हैंड भी आपके राइट हैंड को प्रेस करता है। आप करके देखिएगा। आप जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो उसी समय लेफ्ट वाला भी आपके राइट हैंड को प्रेस करेगा। ठीक है। तो यही चीज है कि राइट ने लेफ्ट पर लगाया तो लेफ्ट भी राइट पर लगा रहा है, बट क्या है कि राइट जब लेफ्ट पे लगा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, जबकि लेफ्ट जब राइट में लगा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, बट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो डायरेक्शन अपोजिट दिखाने के लिए ये माइनस साइन यहां पर आ जाता है, बस। ओके। ये हमेशा दो बॉडी डिफरेंट बॉडी पर रिएक्ट होते हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट राइट वाला हैंड अगर लेफ्ट पे लगा रहा है तो जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो भी हमारा उसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है जिसपे कि हमने एक्शन किया, यानी कि लेफ्ट वाले पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि लेफ्ट वाले में ही वो रिएक्शन फोर्स आ रहा है। नहीं, लगाया इससे इधर और वो ऐसे वापस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब देखिए, अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या है हमारे पास कि देखिए, जैसे कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था ना, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, उसमें अगर हम मान लें कि एक कोई सिस्टम है जिसमें कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, या कोई एक बॉडी है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो कर दी हमने। तो जब इसकी वैल्यू हम जीरो कर देंगे तो ये बचेगा डीपी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त क्या निकल कर आएगा कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये निकल कर आएगा। यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब चाहे हम सिस्टम की बात करें, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, या हम किसी एक बॉडी की बात करें, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर कोई किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है तो मोमेंटम जो होगा हमारा वो कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन पे मान लीजिए कि एक देखिए, दीपावली में आपने क्या किया होगा, पटाखे वगैरह जरूर फोड़े होंगे। तो उसमें कभी आपने अगर ऐसा किया हो, बट ऐसा करना खतरनाक होता है, फिर भी छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं कि मान लीजिए कि ऐसे कोई एक डिब्बा लिया और डिब्बे को क्या किया गया कि उस पे उन्होंने एक अंदर छोटा सा क्रैकर रख दिया और उस डिब्बे को बंद करके रख दिया। अब हुआ क्या कि गलती से डिब्बा गिर गया। आपने रखा डिब्बे को ऐसा था पर डिब्बा गिर गया। अब जैसे ही वो ब्लास्ट होता है तो मान लीजिए कि उसके अगर दो टुकड़े हुए तो एक टुकड़ा चला जाता है इधर और एक टुकड़ा चला जाता है इस तरफ, और वो एक साथ ही जाते हैं। तो अगर एक टुकड़ा बड़ा है एक टुकड़ा छोटा है तो जो छोटा वाला होता है वो ज्यादा दूर तक जाता है और जो बड़ा वाला होता है वो कम दूर तक जाता है। होता इस पे इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर जब हमने क्रैकर पुट किया तो हमने अंदर पुट किया है और उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि वो जो क्रैकर है वो उसके अंदर का ही पार्ट है। तो अगर एक उसको ऐसे बस्ट हुआ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो वो हमेशा जो अब मोमेंटम में चेंज तो आ ही रहा है, उस पे मोशन में तो हो ही रहा है। तो जो एक टुकड़ा है वो चला जाता है इस तरफ और जो दूसरा टुकड़ा है वो चला जाता है इस तरफ, ताकि जो मोमेंटम रहे वो कंजर्व रहे। क्योंकि इस तरफ का मोमेंटम अगर हम लोग माने कि प्लस में है तो दूसरा वाला निगेटिव में हो जाएगा, तो दोनों का जो सम अप होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का मास ज्यादा एक का कम है। तो एक की वेलोसिटी ज्यादा रहती है, एक की वेलोसिटी कम रहती है, डिपेंडिंग ऑन द मास, किसका ज्यादा है किसका कम है। और वो चीज यहाँ पर ऐसे निकल कर आती है। या फिर आपने कैरम खेला होगा, तो कैरम खेलते वक्त आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इधर से स्ट्राइक किया, स्ट्राइकर गया और जाकर रुक गया, स्ट्राइकर गया रुक गया और आपका जो कॉइन था वो आगे बढ़ गया, बढ़ गया आगे, और स्ट्राइकर वहीं पर रुक गया। या फिर आपने देखा होगा कि ऐसा कंचे जो होते हैं मार्बल्स, उस पे भी इसी तरीके से होता है कि आपने उसको एक मार्बल को थ्रो किया तो एक मार्बल गया वहां पर दूसरे से टकराया और वो आगे वाला बढ़ गया। तो जो मोमेंटम ये लेकर जा रहा था वो उसने दूसरे को मोमेंटम दे दिया, तो मोमेंटम कंजर्व रहा। ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है हमारा, कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी हमारा सिस्टम हो, उस पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है।
आगे बढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशन को अगर हम लोग देखें तो जैसे जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं वो ये है, प्रपल्सन ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ही होता है। एक्शन रिएक्शन जो बना है वो इसी से ही एक तरीके से कह लीजिए डिराइव्ड है। तो होता क्या है कि इस पे रॉकेट में जो बाहर गैसेस निकलती हैं, वो गैसेस में अब गैसेस प्रोड्यूस कैसे होती हैं? वो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एक ऐसे चीज से जो कि मौजूद है रॉकेट के अंदर। तो रॉकेट का कंटिन्यूअसली मास वेरी करता है, जिसके कारण से उसका मोमेंटम बदलता है, और क्योंकि गैसेस बाहर आ रही हैं तो किसी स्पीड से आ रही होंगी तो स्पीड भी चेंज हो रही है, यानी कि वो भी मोमेंटम में चेंज होने में पार्ट लेता है, और इन दोनों की वजह से जो रॉकेट होता है वो आगे तरफ बढ़ता है। तो जिस पे जो अपवर्ड थ्रस्ट निकल कर आता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि F इज इक्वल टू, ये अपवर्ड थ्रस्ट हो गया, F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, जहां पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है उस रॉकेट का, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसके अंदर भरा हुआ जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और बहुत समय में बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न होता है, तो मास में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वैसे देखिए, अगर आपके कार की बात करें तो कार के अंदर भी मौजूद होता है फ्यूल, वो भी बर्न होता है, उसी के कारण से जो ये कार होती है वो आगे बढ़ती है। बट जो कार होती है वो हमारी होती है कुछ 800 किलोग्राम्स के आसपास या 1000 किलोग्राम के आसपास, कोई ऐसी कार हो सकती है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है। और उसके अंदर पेट्रोल जो भरा रहता है या जो डीजल भरा रहता है वो कितना होता है? वो होता है कुछ 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, कुछ इतना भरा रहता है। तो कहाँ 1000 किलो और कहाँ 10, 20, 30, 50 किलो। तो मास में कोई ज्यादा फर्क समझ पे नहीं आता है। जबकि रॉकेट के साथ क्या होता है कि फ्यूल बहुत ज्यादा बर्न होता है, ज्यादातर जो रॉकेट में मौजूद होता है वो फ्यूल ही भरा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्यूल एक साथ बर्न करके उसको बाहर निकालना होता है। तो फ्यूल भी वेरी कर रहा है, जिसके कारण से उसका जो मोमेंटम है उस पर भी चेंज आएगा। तो F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। अगर मान लीजिए कि हम इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, तो सिर्फ हमारा बचेगा F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस जो अपवर्ड वेलोसिटी होती है रॉकेट की वो निकलती है हमारी V इज इक्वल टू यू एल एन एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। अगर हम लोग इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें ग्रेविटी के, तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू यू एल एन एम नॉट बाई एम, और ये इनिशियल वेलोसिटी होता है हमारा, ये फाइनल वेलोसिटी है, एम नॉट इनिशियल मास है, और एम जो है वो हमारा वो वाला मास है जो अब है जिस समय। ठीक है, तो ये मतलब इंस्टेंटेनियस मास है एक तरीके से, ये कह लीजिए। तो V इज इक्वल टू यू एल एन एम नॉट बाई एम, ये तब है जब हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हटा दिया है। तो ये अब एल एन को जब हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे जिसपे कि बेस 10 हो, तो ये बन जाएगा 2.303 यू लॉग 10 एम नॉट बाई एम। क्लियर? अब इस पे इस जो ये है यू, वो इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट का किसी समय टी पर, जो एम है वो उतना मास है जो रॉकेट का मास बचा हुआ है उस इंस्टेंट पर। ठीक है, टी समय पर जो मास बचा हुआ है, मैंने बताया ना कि कंटिन्यूअसली उस पर जो फ्यूल होता है वो बाहर निकलता रहता है। एम नॉट इनिशियल मास था रॉकेट का, और जो वी है वो फाइनल वेलोसिटी है जो रॉकेट ने एक्वायर करी है, और ये डी एम बाई डी टी रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल है। ओके, जलने का है, किस रेट से वो जल रहा है। तो इस पे इस तरीके से चीजें होती हैं। तो बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट इज द स्पीड अटेन्ड बाय रॉकेट व्हेन द होल फ्यूल ऑफ रॉकेट हैज बीन बर्न। तो बर्न आउट स्पीड जो रॉकेट की निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं कुछ इस तरीके से, वी बी इज इक्वल टू यू लॉग ई एम नॉट बाई एम आर। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.303 यू लॉग 10 और एम नॉट बाई आर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 2.303 यू लॉग 10 एम नॉट बाई एम आर। क्लियर? अब एक और इस पे प्रॉब्लम हम लोग की बनती है लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर पे, कि होता क्या है कि जैसे कि आप लिफ्ट में जा रहे हो, उस समय आपने फील किया होगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होता है, या तो हमें अपना जो वेट होता है वो बढ़ा हुआ लगता है, या तो हमें घटा हुआ लगता है। जब नीचे जाते हैं तो ऐसा लगता है हल्के से हो गए, और जब ऊपर जाते हैं तो लगता है भारी हो गए बहुत ज्यादा। ये आपने सेम चीज फील करी होगी जब आप
एक जायंट व्हील पे मूव करते हैं तब भी ऐसा होता है, या फिर आपने कोई एक ऐसा झूला झूला हो जिसमें कि वो ऊपर नीचे ऐसे जा रहा हो, जैसे कि वो होती है, क्या कहते हैं, रोलर कोस्टर जैसे, उसमें भी इसी तरीके से आप चेंज को महसूस करते हैं। तो अब होता क्या है देखिए इस पे कि लेट जो एक्चुअल वेट है बॉडी का वो कितना है हमारा mg, वो कितना है mg। तो अब यहां पर जो एपरेंट वेट होगा वो निकल कर आता है उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, कि किसी लिफ्ट में अगर कोई इंसान खड़ा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, उसी चीज को ये महसूस करती है बॉडी। जैसे कि आप खड़े हैं, किसी सरफेस में खड़े हैं, तो आप जो चीज महसूस कर रहे हैं वो चीज है जो आप पर लग रही है। तो आप पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब आप किसी सरफेस में खड़े होते हैं। बात समझिएगा, आपका जो वेट है mg वो mg ही है। जब आप किसी सरफेस में खड़े होते हैं तो उस सरफेस के द्वारा आपके बॉडी पर एक फोर्स लगाया जाता है, और उस फोर्स को हम लोग फील करते हैं जो कि बराबर होता है हमारे वेट के। वो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमारे वेट के बराबर होता है, जिससे कि हमें लगता है कि ये हमारा वेट है। बट लिफ्ट में क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, जो कि हम फील करते हैं वेट के घटने या बढ़ने के तरह। ठीक है, मैं इस लाइन को फिर से बोल रहा हूं कि देखिए होता क्या है कि इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वेट कैसे चेंज हो सकता है। तो उसका ये है सिंपल सा कि हमारे ऊपर जो चीज एक्ट होगी वो हमें फील होगी, क्योंकि हम एक बॉडी है तो हमारे ऊपर जो लगेगा हम उसको फील करेंगे। हम जो किसी पर लगाएंगे हम उसको नहीं फील करेंगे, जो हमारे ऊपर लगेगा हम उसको फील करेंगे। तो हम पर जो लगता है वो होता है रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो जब कोई लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन पर मूव करती है विद एक्सेलरेशन ए, तो जो अपरेंट वेट होता है बॉडी का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो निकल कर आता है आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये आर जो है वो अपरेंट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है ये। और वही अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन पर ए एक्सेलरेशन से आए, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, तो जो वेट होता है वो थोड़ा घटा हुआ महसूस होता है, यानी कि आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर नीचे मूव कर रही है तो एक्चुअल वेट के बराबर ही होता है अपरेंट वेट भी, यानी दो चीजें, एक्चुअल वेट हो गया हमारा mg और अपरेंट वेट है r। इस पे अगर ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन तो बढ़ता है, नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन तो घटता है अपरेंट वेट। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होता है। और इस पे एक और कंडीशन होती है कि अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए, यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन बन जाए अगर, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाता है और एकदम वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। हमें समझ पे नहीं आता कि हमारे ऊपर कोई हमारा कोई वेट भी। तो इन सारी चीजों को हम लोग ने पढ़ा है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।